हेलो फ्रेंड्स, नाउ टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पीओके। आज हम लोग जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर था उसका जियोग्राफिकल व्यू देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि इसके जो पीओके है इसका हिस्ट्री क्या है और कैसे ये पाकिस्तान के हाथों चला गया। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसमें लिखा है कि द महाराजा ऑफ कश्मीर इन 1947 वाज द हरि सिंह। सबको जानता है कि जो 1947 था, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय जो कश्मीर था वहाँ के जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे। और इनका जो ताल्लुक था कश्मीर में, एक डायनेस्टी था जिसको हम लोग राजवंश कहते हैं या वंश कहते हैं, डोगरा डायनेस्टी। यानी डोगरा डायनेस्टी से कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे उनका ताल्लुक था। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो कश्मीर के राजा थे उनका संबंध किस राजवंश से था? तो डोगरा डायनेस्टी से, यानी डोगरा राजवंश से उनका संबंध था। और 1925 यानी सितंबर 1925 में इन्होंने वहाँ के राजा यानी जो उनका सिंहासन था उस पर वो काबिज हुए। देखिए, अब यहाँ पर एक एंट्री होती है एक बहुत बड़े व्यक्ति की जिसका इम्पोर्टेंस अभी तक है, और उसका जो हमने जो नेपोटिज्म एक प्रकार कहा जाए जो अभी तक भी चला आ रहा है। देखिए, सबसे पहले कश्मीर की हम लोग जब बात करते हैं तो घाटी यानी जो वैली है उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर एक स्कॉलर थे जिनका नाम था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बॉर्न इन 1905, यानी 1905 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे उनका जन्म हुआ था। यही 1905 है जहाँ पर बंगाल का पार्टीशन होता है, यानी बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। एक प्रश्न हो सकता है, द सन ऑफ सॉल मर्चेंट, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि जो कश्मीर में वहाँ पर आपको पश्मीना एक साल आता है जो वहाँ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो वहाँ के जो शेख अब्दुल्ला थे उनके जो पिता थे वह सॉल मर्चेंट यानी वहाँ के सौदागर थे, व्यापारी जिसको कहा जाए। देखिए, आइए इनके बारे में कुछ हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब्दुल्ला जो थे यानी जो शेख अब्दुल्ला थे, इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन था और जो मास्टर डिग्री जिसको हम लोग MSc को कहा जाए, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई साइंस से की थी, तो ये AMU उसके पढ़े थे। AMU जो बहुत बड़ा अगस्त्य यूनिवर्सिटी है इंडिया का, जिसको हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर हम लोग एक बात करें कि जो जम्मू एंड कश्मीर में था तो वहाँ के राजा हरि सिंह थे और वह हिंदू धर्म के थे, यानी उनका सनातनचारी थे। तो उन्होंने एक ऐसा रूल जम्मू एंड कश्मीर में लगाया था कि कोई भी मुस्लिम जम्मू एंड कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यानी प्रशासनिक सेवा में काम नहीं कर सकता है। इस चीज़ को नोट कीजिए, पॉइंट बी नोटेड। यानी जम्मू एंड कश्मीर के प्रशासनिक सेवा में कोई भी मुसलमान काम नहीं कर सकता है, जिसके कारण उस शिक्षा लेने के बावजूद भी जो शेख अब्दुल्ला थे यह गवर्नमेंट जॉब यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कश्मीर में नहीं कर पाए, बिकॉज द डोमिनेटेड बाय हिंदू रूलर। आपको बात समझ में आया होगा? ठीक है, ये बात जाकर छुपती है शेख अब्दुल्ला को, और उनको लगता है कि क्यों नहीं मुस्लिम भी जम्मू एंड कश्मीर के जो प्रशासनिक सेवा है इसमें वो पार्टिसिपेट करें, भाग लें, या उसमें वो सेवा को कार्यरत करें, काम करें। ये ऐसा क्यों है? तो शेख अब्दुल्ला यहाँ से एक बहुत बड़े ओपोजिशन बनते हैं किसके खिलाफ? महाराजा के खिलाफ। और यहीं से जो टर्निंग पॉइंट होती है, ट्विस्ट होती है, वो शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले एक हम बात बता दें कि जब ये गवर्नमेंट जॉब यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में शेख अब्दुल्ला नौकरी नहीं कर पाते हैं तो वह एक नॉर्मल स्कूल में वहाँ पर एक स्कूल टीचर बनते हैं। पर्सनल बात करें तो इनको एक सिगरेट बहुत पसंद था। सिगरेट नहीं, मैं बोला सिगरेट जो हम पीते हैं, सिगरेट, ये इसको पीते थे और ये ड्रिंक नहीं लेते थे, यानी एल्कोहल ये अवॉइड करते थे। और ये डेली हर फ्राइडे को ये मॉस्क यानी मस्जिद जाते थे और इनको कुरान में भी डीपनी नॉलेज था। तो ये शेख अब्दुल्ला के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टर्म हुआ। आइए इसके बारे में अगली चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब एक टॉपिक आपको जानना होगा कि टर्निंग पॉइंट कहाँ से होती है। देखिए, इन द समर ऑफ 1931 शेख अब्दुल्ला वाज चूजन द पार्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम। जो शेख अब्दुल्ला थे वो 1931 में जम्मू एंड कश्मीर के जो मुस्लिम थे उसके वो डेलीगेशन बनते हैं, यानी उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोशिश करते हैं कि उसके जो मुसलमानों का जो आवाज़ है वह महाराजा के समक्ष एक माने कहना जाए कि एक ओपोजिशन की तरह वो भूमिका निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर यानी 1931 में बनते हैं और नेक्स्ट ईयर यानी 1932 में ये एक पार्टी बनाते हैं जिस पार्टी का नाम है कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस। इसको नोट कीजिएगा, ये लिखा है कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा, ऑल जम्मू एंड
कश्मीर कॉन्फ्रेंस, जो आज जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बना है, जो इलेक्शन भी लड़ता है और यहाँ के मुख्यमंत्री भी बने हैं। जैसे आपने फारूक अब्दुल्ला का नाम सुना होगा, उमर अब्दुल्ला का नाम सुना होगा, तो इनका ताल्लुक इसी पार्टी से है। एक्चुअली फारूक अब्दुल्ला हैं वो बेटे थे शेख अब्दुल्ला के, और उमर अब्दुल्ला हैं वो बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला के। ठीक है, तो ये कश्मीर पॉलिटिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, और ये लिखा है टू गिव ए सेप द ग्रोइंग ओपोजिशन टू द महाराजा, शेख अब्दुल्ला टुक द लीड इन ट्रांसफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू ए नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख अब्दुल्ला को ऐसा एहसास होता है कि जो ऑल जम्मू एंड कॉन्फ्रेंस है, इसको हम कुछ ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं और ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में हिंदू और सिख को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं, और इसका नाम ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बदलकर ये इसका नाम रख देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अभी तक भी चला आ रहा है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है, विच वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड हिंदू एंड सिख्स। ही हैड बीन एंड आउट ऑफ जेल सिंस 1931 एंड 1946। ये एक एक्टिविस्ट की तरह वहाँ पर काम करते हैं, जिसके कारण वो 1931 से 1946 तक ये नज़रबंद कर रहते हैं, जेल में रहते हैं। किसके, जो सरकार है इनको जेल में रखती है वहाँ पर। आगे आइए, इनका जो मेन मकसद था, यानी जो ये एजेंडा लेकर चलते थे, इनका एजेंडा ये था कि डोगरा डायनेस्टी टू क्विट कश्मीर एंड हैंड ओवर द पावर टू द राजा पीपुल। यानी कहना था कि जो डोगरा डायनेस्टी है ये कश्मीर को छोड़ दे और जो पावर है वो पब्लिक को दे दे। यानी एक डेमोक्रेटिक सेकुलर जो हम नहीं कर सकते, नहीं, एक डेमोक्रेटिक कश्मीर ये शेख अब्दुल्ला बनाना चाहते थे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेख अब्दुल्ला का जो फ्रेंडशिप था वो पंडित नेहरू के साथ बहुत ही बेहतरीन था, इसमें कोई दुराई नहीं है। अब ये फ्रेंडशिप का ताल्लुक का राजा पर कैसे पड़ा, ये आगे जब आपको बताया जाएगा तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। देखिए, हरि सिंह थे इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, इनका नाम था रामचंद्र कर्क। अब एक ट्विस्ट आता है, लेकिन 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने ही वाला था, तो उस समय दिल्ली पर एक नए वायसराय आते हैं जो सब लोग नाम जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। अब आपको मालूम है कि, अब देखिए यहाँ से कहानी असली शुरुआत होती है। अब देखिए, आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और जो 565 जो प्रिंसली स्टेट थी, उनको 3 ऑप्शन था, या तो वो क्या करें, पाकिस्तान के साथ जाएं, इंडिया के साथ जाएं, या इंडिपेंडेंट रहें। तो जो राजा हरि सिंह थे, उनके जो प्रधानमंत्री थे रामचंद्र कर्क, वह एक डिसीजन लेते हैं। वह कहते हैं कि या हम ना तो इंडिया के साथ ज्वाइन करेंगे और ना ही पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। अगर आज इंडिपेंडेंट रहता तो हमको इस कहने में कोई दुराई नहीं है कि हमको बिहार से कश्मीर जाने के लिए, जम्मू जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता, पासपोर्ट लेना पड़ता। ऑल राइट, मेन कारण क्या था कि शेख अब्दुल्ला नहीं, राजा हरि सिंह हिंदू राजा थे और पाकिस्तान के साथ मिलना उनको गवारा लग नहीं रहा था। और दूसरा कारण ये था कि अगर वह इंडिया के साथ जुड़ते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर राजा इंडिया के साथ जुड़ते हैं तो कश्मीर में अगर एक बहुत ही बड़ा ओपोजिशन का कोई काम कर रहा था तो वह शेख अब्दुल्ला कर रहे थे, और शेख अब्दुल्ला पंडित नेहरू के काफ़ी करीबी थे। तो राजा को एक इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि अगर मैं इंडिया के साथ जुड़ता हूँ तो पंडित नेहरू या जो कांग्रेस है वो सारा पावर शेख अब्दुल्ला को दे देगी, और जो हमारा जो डायनेस्टी है वो बचेगा नहीं। यानी अपने डायनेस्टी बचाने के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए उन्होंने कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को 1947 के बाद तक वह इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की। लेकिन क्या होता है कि वो इंडिया के साथ जुड़ते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर लिखा है कि सेंड स्टील एग्रीमेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है कि सेंड स्टील एग्रीमेंट में कहा गया था कि जो राजा थे वो बोले कि हम तो ना इंडिया के साथ जुड़ेंगे ना ही पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन हम एक एग्रीमेंट यानी समझौता ला रहे हैं जिसके तहत फ्री मूवमेंट ऑफ पीपुल गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान साइन द एग्रीमेंट बट इंडिया सेड इट वुड वेट एंड वॉच। यानी राजा ने कहा कि जो दोनों देश हैं हमारे यहाँ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपुल, लोगों को आना,
जो व्यापार है उसको मुक्त किया जा सकता है। बॉर्डर के आर पार यानी आसपास आप यातायात चलाइए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप सारा सीधा हम साथ व्यापार भी कीजिए, संबंध भी रखिए, इसमें कोई दुराय नहीं है। पाकिस्तान ने सैंड स्टील एग्रीमेंट पर साइन किया, लेकिन इंडिया ने कहा वेट एंड वॉच, यानी इंतजार करो और देखो होता क्या है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर अब शुरू होती है, नेहरू एंड पटेल। देखिए भारतीय राजनीतिक में अगर कोई सबसे बड़ा उस समय का जो चेहरा था तो सरदार पटेल और पंडित नेहरू थे। ऑफकोर्स गांधी के बाद इन्हीं का नाम आता है, कोई दिक्कत, और भी लोग थे, लेकिन ये कश्मीर मुद्दा। देखिए सबसे पहले आप लोग सब जानते हैं कि जो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल वाज इंटीग्रेटर ऑफ प्रिंसली स्टेट। सबको जानता है कि जो प्रिंसली स्टेट थी यानी जो राजघराने थे, यानी जो राजवंशों के जो राजाने थे, रियासतें थी, उनको भारत में मिलाने का जो सबसे बड़ा श्रेय पटेल को दिया जाता है। लेकिन आपको जान करानी होगी कि पटेल वाज नॉट इंटरेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। सरदार पटेल शुरू से जम्मू एंड कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं थे। उन्होंने तो एक बार ये भी कह दिया था कि अगर जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के साथ जुड़ता है तो उनमें उनको कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो आज के सबसे बड़े हम लोग विलन जिनको कहते हैं, जो आज हर चीज़ में गवर्नमेंट उनको ब्लेम करती है कि इन्हीं का दोष है, पंडित नेहरू ऑलवेज इंटरेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर टू ज्वाइन इंडिया। पंडित नेहरू शुरू से ही जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिलने की वकालत करते थे, वह इसमें इंटरेस्ट लेते थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये इथेनिक कश्मीरी भी थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का जो भाषण आया था जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने कहा था कि जो मेरे पूर्वज थे वह झेलम नदी का पानी पिए हैं। झेलम नदी कहाँ है? श्रीनगर में है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो श्रीनगर है जो जम्मू एंड कश्मीर में है वह झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो उनके पिता थे, वह इतनी कश्मीर थे, यानी वो पूर्ण रूप से कश्मीरी थे। एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू का जन्म तो इलाहाबाद में हुआ था, यूपी में, लेकिन जो उनके पिता थे उनका ताल्लुक जम्मू एंड कश्मीर से था। ऑल राइट, लिखा है कि नेहरू ऑलवेज वांटेड कश्मीर टू बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। पटेल वाज वाट वन टाइम इंग्लेटेड टू अलाउ द स्टेट ऑफ टू ज्वाइन पाकिस्तान। पटेल को एक समय लगा कि अगर जम्मू एंड कश्मीर जुड़ता है पाकिस्तान के साथ तो उनको कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन आपको चीज़ याद रखना चाहिए कि प्रिंसली स्टेट में जो 3 स्टेट थी, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो माइंड चेंज किया सरदार पटेल का, कि जब जूनागढ़ ने सोचा कि मैं पाकिस्तान के साथ जुड़ूं और वो जिन्ना के करीबी होने लगा, तो वो सरदार पटेल ने सोचा कि जो जूनागढ़ था वह हिंदू मेजोरिटी स्टेट था, यानी हिंदू वहाँ पर बहुसंख्यक थे, और वहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था। तो सरदार पटेल को भी लगा कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में अगर मुस्लिम मेजोरिटी है, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, और वहाँ का राजा हिंदू है, तो क्यों ना कश्मीर भी इंडिया के साथ जुड़े। जब जूनागढ़ जुड़ सकता है पाकिस्तान के साथ, एक्चुअली जुड़ा नहीं, लेकिन उसके जो राजा थे वहाँ पर वो तैयार थे पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए। अब क्या चीज़ हुआ, रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, जिसके कारण वो इंडिया में जुड़ा। अब इसके बारे में हम बात करेंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा, लेकिन आप इतना समझिए, सरदार पटेल ने सोचा कि जब वहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं और मुस्लिम राजा है जूनागढ़ में, तो वह पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है, तो कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू राजा है, तो कश्मीर भी क्यों इंडिया के साथ नहीं जुड़ेगा। यहीं पर सरदार पटेल का माइंड चेंज होता है और वहाँ से वह सोचते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको समझ में आया कि बात समझ में आपको बात समझ में जरूर आएगी। तो नेहरू और पटेल के जो अपने अपने जो खेमे हैं, आज भी एक डिबेट डिस्कोर्स चलता है भारत में कि दोनों के लिए जो रिलेशन था वो अलग था, कुछ खट्टा मीठा था, लेकिन ऐसा इतिहास इसका गवाही नहीं देता है। बहरहाल आगे बात है। देखिए सबसे पहली बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो पंडित नेहरू थे, जो अंतिम कैबिनेट में जो सरकार चल रही थी, उन्होंने सरदार पटेल के पास एक लेटर भी लिखा। याद रखिए, देखिए अब कश्मीर पर बात आता है तो इसमें कोई दुराई नहीं है कि जो पंडित नेहरू थे उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी। अब गलतियाँ की क्या थी आगे आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि 27 सितंबर 1947 नेहरू रोट ए लॉन्ग लेटर टू पटेल, यानी पटेल उस समय होम मिनिस्टर थे, और वो लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि द डेंजरियस एंड डिटेरेशन सिचुएशन इन द स्टेट ऑफ कश्मीर, he had heard that Pakistan was preparing to send infiltrator to enter Kashmir in considerable number। यानी वो लेटर लिखते हैं 27 सितंबर 1947 को पटेल, यानी उस समय के हिंदुस्तान के गृह मंत्री को, कि जो पाकिस्तान है वह इन्फ्लेटर यानी अंतर प्रवेश
घुसपैठियों को घाटी में प्रवेश कराने की कोशिश कर रहा है और घाटी का जो माहौल है वह अब खतरनाक होते जा रहा है। ये होम मिनिस्टर को लेटर लिखा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, याद रखिए। यानी कहने का मतलब पंडित नेहरू कश्मीर को लेकर काफ़ी सीरियस थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल भला हालांकि उनके साथ गलतियां हुई, लेकिन नेहरू शुरू से कश्मीर को लेकर सीरियस थे। अब देखिए, अब ये हुआ क्या, इस चीज़ को हम लोग बाद में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अब वहाँ पर एक अलग से ही टर्निंग पॉइंट उत्पन्न होता है। होता ये है कि जो राजा थे वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है पुंछ, ठीक है। और जो पुंछ है वहाँ पर राजा ने लोगों पर दंडात्मक कर लागू कर दिया था, जिसके कारण जो वहाँ के लोग थे वो विरोध हो गए राजा के खिलाफ। और इसी विरोध का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और उठाकर उसने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो पाकिस्तान का जो नॉर्थ एरिया है, उसने कश्मीर घाटी में घुसपैठियों को प्रवेश कराना शुरू किया। और जो विद्रोह था वह पाकिस्तान समर्थित आधुनिक हथियारों से लैस था, जिसके कारण राजा की जो सेना थी वो उनसे लड़ नहीं पा रही थी। वहाँ तक कि वो श्रीनगर के पास भी आ गए थे। यहाँ पर राजा को इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि अब लगता है कि यह जो कश्मीर है मेरे हाथ से जाने वाला है। तो राजा ने एक काम किया, तब के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, आप हमारी मदद कीजिए। सरदार पटेल कहते हैं कि हम आपकी मदद एक ही शर्त पर करेंगे कि जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर सिग्नेचर कीजिएगा। यानी कहने का मतलब कि जब आप ये सिग्नेचर कीजिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तभी हम आपकी मदद करेंगे। राजा के पास दूसरा कोई चारा नहीं था और राजा ने जम्मू एंड कश्मीर पर सिग्नेचर किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया, जिसके कारण भारत जो कश्मीर था भारत का अभिन्न अंग बना, जिसके तहत भारत को 3 चीज़ें, रक्षा, विदेश और संचार, जिसको हम लोग कहा जाता है डिफेंस, फॉरेन और कम्युनिकेशन जो विभाग थी वो इंडिया के साथ, याद रखिएगा, इंडिया के साथ इन्हीं विभाग को मिला था। जब तक आर्टिकल 370 अगर कश्मीर में रहता, ये तीनों अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का था, बाकी अधिकार वहाँ के जो गवर्नमेंट है कश्मीर के थे उनको होता। इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा था अभी तक, इसमें कोई दुराय नहीं है। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर पर साइन हुआ। अब इंडिया जो फौज थी अब खुलेआम पाकिस्तान के साथ लड़ने लगी। जो श्रीनगर से हम लोगों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकाला, लेकिन अब गलती देखिए अब कहाँ से होती है। पीओके पर आएंगे। अब चीज़ देखिए, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए फिर शुरू से एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, हमारा जो गलती हुआ, देखिए हमारी सेना यहाँ थी, देखिए हमारी सेना यहाँ थी, हमारी सेना यहाँ तक आई थी और पाकिस्तानी घुसपैठिए यहाँ तक थे। अगर इसके आगे अगर हम और आगे बढ़ते तो यहाँ से भी हटते और ये एरिया भी हमारा हो जाता। लेकिन गलती क्या हुआ कि जहाँ तक अब हम यहाँ ही गए थे, तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस मुद्दा को यूएनए में लेके गए। किसके कहने पर? तब के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर। यानी कहा जा सकता है कि इसमें अंग्रेज़ों का भी चाल था और लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर इस इश्यू को यूएनए में लेके गया। और जब यूएनए में गया तब यूएनए के द्वारा कहा गया कि जो सेना जहाँ है वहीं रुक जाए और यहाँ युद्ध विराम की घोषणा होगी। अब इतिहास में पहली बार हुआ कि जो देश जीत रहा था युद्ध, वो युद्ध को विराम किया। और नेहरू ने गलती ये किया कि ये इशू को यूएनए जो कश्मीर इशू था इसको यूएनए में लेकर चले गए, यूनाइटेड नेशन में लेकर चले गए। अगर ये नहीं जाता तो ये भी एरिया से हमारा होता और यहाँ से भी घुसपैठिए भागते हैं। लेकिन जब युद्ध विराम की घोषणा हुई तब सेना हमारी यहाँ थी और पाकिस्तान की यहाँ थी। अब यहाँ से युद्ध विराम हुआ तो यहाँ से ये सीज फायर लाइन बन गई, जिसके कारण ये इलाका है जो पाकिस्तान में चला गया, जिसको हम लोग आज पीओके कहते हैं और पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर कहता है। कहने का मतलब ये है कि राजा द्वारा साइन किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के तहत ये तो पूरा एरिया हमारा हुआ। युद्ध विराम के बाद भी ये जो मसला है ज़मीन का, ये तो हिंदुस्तान का हुआ। लेकिन एक गलती के कारण
ये जो हिस्सा है अभी तक पाकिस्तान के हाथ में है। नोबडी नो अब ये हिस्सा भारत में कब आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन ऑप्टिमिस्ट होना एक बहुत बड़ी बात है, यानी आशावादी होना चाहिए। और आज नहीं तो कल ज़रूर ये इंडिया का पार्ट बनेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। अब देखिए, हम पीओके के बारे में एक छोटा सा और आपको बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जो पीओके है, पीओके में एक अपना मुख्यमंत्री है, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन ये सारा जो ढांचा है ये पाकिस्तान सरकार द्वारा ही संचालित होता है। पीओके के अंतर्गत 8 ज़िले हैं। वह ज़िले कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला जो ज़िला है वो मीरपुर है, दूसरा है भीमबर है, तीसरा कोटली है और चौथा आपका मुजफ्फराबाद है। यही मुजफ्फराबाद है पीओके का, जहाँ पर जो हिंदुस्तान के सभी लोग जिसको जानते हैं यानी कसाब, इसके ट्रेनिंग यहीं पर की गई थी मुजफ्फराबाद में। बागा है, नीलम है, रावलाकोट है। आपको ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा। और अगले वीडियो में बात करेंगे ब्रिगेडियर उस्मान की। देखिए, ब्रिगेडियर उस्मान क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश की। देखिए, ब्रिगेडियर उस्मान का जो एजुकेशन था वो इलाहाबाद से पढ़े हुए थे और ये इंडियन आर्मी में एक बहुत बड़े ऑफिसर रैंक पर थे। ये इनकी कहानी इस समय की है कि जब ये लड़ाई हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान में, जब सिग्नेचर हुआ कि इंडिया पार्ट बन गया, कश्मीर पार्ट बन गया इंडिया का, तब ब्रिगेडियर उस्मान ने इस मोर्चा संभाला हुआ था। अगर युद्ध विराम नहीं होता, युद्ध विराम जो नहीं होता है, तो ये पीओके भी हमारा होता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर श्रीनगर से घुसपैठियों को खदेड़ने में, आतंकवादियों को, आतंकवादी नहीं कहा जाए उनको, पाकिस्तानी को सैनिकों को खदेड़ने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी वह ब्रिगेडियर उस्मान की थी। और उस समय की जो पीओके यानी जो पाकिस्तान के जो शासन था